तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूपी फॉरेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में भी दिए गए हैं फॉरेस्ट्री हमारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। तो जो ये मूल राष्ट्रीय वन नीति थी ये 1988 में हमारी बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या नहीं था ये बताना है। तो इसका जो वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना, ये वैकल्पिक नहीं था यानी ऑप्शनल नहीं था। तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो इसका है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट ऑप्शनल नेशनल नीड। ये ऑप्शनल नहीं होना था नॉट अ ऑप्शनल नेशनल नीड है कि कोई ऑप्शनल थोड़ी है, ये इसका मतलब ऐसे समझना था इसे। तो ये इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे हम कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम वन या वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। तो इसका होगा एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कि 1988 द नेशनल गोल शुड बी द है मिनिमम तो 1/3 कि यानी 1/3 भाग वन या वृक्षों से आच्छादित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1/3 होगा। फिर अगला देखेंगे हम कि पहली वन नीति भारत सरकार को 19 अक्टूबर के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी। बनी हमारी 1988 में थी लेकिन अपनाई कब गई थी ये पूछना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1988 में। और इससे पहले भी एक वन नीति आई थी, वो थी 1894 में। तो ये अंग्रेजों के टाइम पे आई थी, 1894 में अपनाई गई थी, वन सरकार द्वारा अपनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो अगर पूछेगा भारत की राष्ट्रीय वन नीति तो ये 1988 है। तो ये द फर्स्ट पॉलिसी वॉज एडॉप्ट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजुलेशन ऑफ 19 अक्टूबर 1894 यानी 1894। फिर अगला देखेंगे हम कि गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग वीट। तो ये होती है हमारी केवल दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसमें। तो जो ये केवल दोमट मिट्टी है ये होगी। और जो हमारी ये होती है लेटराइट मिट्टी, तो ये हमारी मूंगफली, काजू और चाय इसके लिए यूज़ होती है। चाय, कॉफ़ी, काजू इसके लिए यूज़ होती है लेटराइट मिट्टी जो होती है। और ये गुड सॉइल नहीं होती है एक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये गुड सॉइल नहीं होती है। फिर अगला देखेंगे हम दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को वर्ष में अपनाया गया था। द सेकेंड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वॉज एडॉप्ट इन द ईयर। तो ये कब अपनाया गया था पूछा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2002। तो ये 2002 में अपनाई गई थी। फिर अगला देखेंगे हम कि तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम कार्य योजना उन सभी वन्य जीवों के संरक्षण को अपनाती है जिनका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य हो, भले ही वो कहीं भी हो। तो यह है हमारा इकोसिस्टम वाला। तो इसका परिदृश्य दृष्टिकोण होगा, ए सही होगा, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। इंग्लिश में भी देख सकते हैं द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान एडॉप्ट तो लैंडस्केप अप्रोच को अब करता है इन कंजर्वेशन ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ दैट हैव एन इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड मैनकाइंड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे अक्योर। तो इसे पढ़ सकते हैं हिंदी में भी। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण में परिदृश्य दृष्टिकोण को अपनाती है जिनका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य है, भले ही वो कहीं भी हो। फिर अगला देखेंगे कि तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय हैं। तो इसमें कितने विषय हैं पूछा है। तो इसमें 17 विषय हैं। हाउ मैनी थीम्स आर देयर इन द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो इसमें 17 हमारे योजना विषय हैं। फिर अगला देखेंगे 2017-2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन हमारा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है केवल। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। तो 2017 से लेकर 2031 के लिए एक राष्ट्रीय वन्यजीव प्लान है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट में भी है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो NWAP ऑफ इंडिया फॉर 2017-2031। तो दिस इज़ द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो ये थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है। फिर अगला देखेंगे हमें राष्ट्रीय उद्यान मिलाने हैं। तो ये भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है होगा हमारा, तो ये बताना है। तो इसमें देखते हैं हम। तो इसका हमारा हो जाएगा बी, यानी ए का जो है वो है हमारा 3। तो हमारा जो ए का हो जाएगा 3, यानी जो ये है हमारा रायमोना नेशनल पार्क, ये हमारे असम में है। और बी का 1 यानी
जो हमारा कुद्रेमुख नेशनल पार्क है ये हमारा वो वन यानी क्या कर्नाटक में है, और सरिस्का नेशनल पार्क हमारा हमारे राजस्थान में है, और जो केबुल लामजो नेशनल पार्क है ये हमारा मणिपुर में है। तो इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। कुद्रेमुख है जो है हमारे कुद्रेमुख हो गई, तो इन्हें आप देख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इस हिमाचल प्रदेश में कौन सा नहीं है बताना है। तो ये है दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे लद्दाख में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी इज नॉट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्य जीव अभ्यारण्य संगाई या एल्ड के लिए हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो हिरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है बताना है। तो ये है हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह हमारे हिरण के लिए प्रसिद्ध है, अभ्यारण्य संगाई या एल्ड। फिर अगला देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क है। तो इससे पढ़ सकते हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ सेट अप अ टास्क फोर्स टू सुपरवाइज द चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन विच नेशनल पार्क है पूछा है। तो कूनो नेशनल पार्क है। फिर अगला देखेंगे हम कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार, इसमें अनुसार सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। तो इन सब के यह उसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1927 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन रिजर्व फॉरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नन ऑफ दिस होगा। फिर अगला है हमारा, बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो वो हमारा 14 का यानी ऑप्शन नंबर ए असम होगा। फिर अगला देखेंगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है। तो जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। तो इसमें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित होगा। तो ए का जो होगा हमारा 2 होगा, यानी जो देवांग है हमारा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमारा 3 यानी असम में है। और जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड में है, ये फेमस है क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो ये आ सकता है। फिर हमारा सीमलपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारे उड़ीसा में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है, सब इन्हें देख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे, सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई तक की जा सकती है। तो देख सकते हैं, एज पर जनरल प्रिंसिपल द विड्थ ऑफ इको सेंसिटिव जोन कुड बी गो अप टू। तो कितनी हो सकती है पूछा है, तो ये लगभग 10 किलोमीटर तक हो सकती है अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया एज प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2002। तो ये भी पूछा गया है कि ये रणनीति 2002 में बनी थी वन्य जीव संरक्षण। फिर अगला है हमारा, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है। तो ये हमारे 36 में है, छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संवेदनशील। तो इको सेंसिटिव जोन अराउंड कांगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। फिर अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार है। तो ये शॉक यानी आघात अवशोषक है, शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं जिसे। द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन अराउंड नेशनल पार्क। तो जो नेशनल पार्क होते हैं इसके अराउंड एक इको सेंसिटिव जोन होता है। तो पार्क से एंड तो ये सेंचुरीज टू क्रिएट कम सम काइंड ऑफ। तो ये कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया, तो इसके लिए होता है। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है, हमें सही कथन बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो जो इसमें होगा 1 और 2 हमारे 1 और 3 हमारे सही हैं, यानी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमारा सही है। और एक है 3, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जो होते हैं वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन है ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं, देख सकते हैं। ये पहला और तीसरा ये हमारे सही हैं। इको सेंसिटिव जोन मिनिमाइज द फॉरेस्ट डिप्लेशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो नागार्जुन सागर है ये। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित है? तो केरल में हमारा मयूरभंज स्थित है, हाथी आरक्षित क्षेत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन केरला? नॉट पूछा है कि कौन नहीं है, तो मयूरभंज यहाँ नहीं है, बाकी तीनों हमारे केरल में है, पेरियार, अन्नामुड़ी, नीलाम्बूर, ये हमारे केरल में है। ये इंपॉर्टेंट है, केरल में कौन कौन से हैं। जो नहीं है पूछा है तो वो मयूरभंज नहीं है वहाँ। फिर अगला हमारा, पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहाँ मनाया गया था? तो ये हमारा श्री विल्लुपत्थर तमिलनाडु में मनाया गया था। तो इसमें का डी होगा, सॉरी, पेरियार में मनाया गया था। पेरियार भी ये कहाँ है? केरल में प्रसिद्ध है, ये केरल में है और हाथियों के लिए ये मनाया था, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया था ये। फिर हमारा, निम्नलिखित जो हमें रिजर्व बताने हैं कि इनमें से टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों से मेल करना है हमें, तो इसे बताना है कि कौन सा होगा। पहले का है हमारा दू यानी पेंच जो टाइगर रिजर्व है ये हमारे महाराष्ट्र में है, और बी का फोर यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में है, और जो रानीपुर वाला है ये हमारे रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है, और रामगढ़ जो ये है हमारे राजस्थान में है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में है। तो इन्हें देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है कुछ टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट जैसे है, ये हमारे उत्तराखंड में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर है इकोटोन, शब्द का क्या अर्थ है? तो इकोटोन का हमारा शब्द का क्या अर्थ होता है पूछा है, तो दो जैविक समुदाय के बीच संक्रमण का क्षेत्र। तो अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, तो ये इसका सही होता है इकोटोन, हमारे उससे इन्वायरमेंट से संबंधित है। भैया निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? तो पारिस्थितिक असंतुलन जो होता है ये नई प्रजातियों का परिचय, इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो होगा, तो ये इसमें पूछा था कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो यह द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, इनके कारण हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? तो यह अपरत खाद्य श्रृंखला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चैन बिगिंस विद द डेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? तो ये हमारी अपरत है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। फिर अगला देखेंगे हम कि प्रेरी और स्टेपीज तो किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तो घास घास के मैदान हैं, ग्रास लैंड हैं। तो ये है प्रेरी, एंड जो स्टेपीज हैं हमारे आर ग्रास लैंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। फिर अगला देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? तो ये धारा 8 जो है इनसे संबंधित है। तो विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 डील्स विद द पावर्स ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर? तो ये सेक्शन 8 है। फिर अगला देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित है? तो ये धारा 13 संबंधित है। तो विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 डील्स विद द रिकॉर्ड टू बी मेड बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर? तो सेक्शन 13। फिर अगला देखेंगे कि वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय वन अधिनियम यानी जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 में आया था कि किस धारा से परिभाषित किया जाता है? तो 2 और 4 इसके द्वारा किया जा सकता है, दूसरे के चौथे में। फिर अगला है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी पूछा जाता है कि ये संरक्षण कब आया था? तो 1972 में आया था। कि धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्य जीवन वार्डन ऐसे परमिट के निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? तो वह है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, इसके लिए ये परमिशन दे सकता है। तो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में ग्रांट अ परमिट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग टू हंट एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड टू इन सच परमिट? तो किस परमिट से दे सकता है? तो फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे सकता है परमिशन। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस देश में COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो वो मिस्र होगा। तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिर अगला है हमारा 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग
कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस है। फिर अगला देखेंगे कि COP27 के दौरान जो सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया था? तो वह है स्वीडन। तो ये स्वीडन होगा इसका। फिर अगला देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हमें गलत कथन बनाना है। इसमें जो गलत कथन होगा वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है ये गलत है हमारा, बाकी ये दोनों सही हैं। क्योंकि COP27 में भारत के निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, तो ये सही होगा। और जो हमारा होगा ये भी सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मिशन लाइफ, जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक आंदोलन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये करंट में है। लाइफ किसके लिए है? तो ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पर्यावरण की रक्षा के लिए एक आंदोलन है। जबकि दूसरा है ये हमारा गलत है। फिर अगला देखेंगे, इसे पढ़ सकते हैं। फिर 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है जो इसमें होगा, साइंड इन 1927। तो क्योटो है। कार्बन वॉज रिकॉग्नाइज एज ट्रेडेबल गुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल? साइंड इन 1927। तो क्योटो प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। फिर हमारा कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो यह है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। तो यह एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था ये 2022 में। तो ये पढ़ सकते हैं इसे। फिर अगला देखेंगे कि भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो इसका जो होगा सही आंसर होगा हमारा 39 है। इसका होगा CRI जो है कार्बन रजिस्ट्री है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट कार्बन रजिस्ट्री? CRI है। फिर अगला देखेंगे कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का क्या रूप है? तो वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन इसका है, कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो सॉइल जो एरोशन होता है कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका है वनीकरण के द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी के कटाव को किस द्वारा रोका जा सकता है पूछा है। फिर अगला हमारा वनीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो इसके लिए होगा मिट्टी का संरक्षण होना आवश्यक है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मिट्टी का संरक्षण, यानी सॉइल कंजर्वेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है वनीकरण की प्रक्रिया के लिए। फिर अगला निम्नलिखित में से किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है? तो ये व्यापक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा स्थानांतरण कृषि द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू एक्सटेंसिव सॉइल जो इरोशन होता है इसका होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिफ्टिंग हमारा कल्टीवेशन। फिर अगला देखेंगे कि परत का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? तो भारी वर्षा। तो जो सीट एरोशन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स एज रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हैवी रेनफॉल जब होता है तब होता है। फिर अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो अकॉर्डिंग द यूनाइटेड नेशन हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री? तो एग्रो फॉरेस्ट्री के 3 टाइप होते हैं। फिर अगला देखेंगे कि वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वह है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO है, ये इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला देखेंगे निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? तो अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज। तो हरित क्रांति ये हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये हमारा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। फिर हमारा भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को डैश बेवर या दहिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है झूमिंग को, MP में। इन इंडिया झूमिंग अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड तो बेवर, और ये है तो ये किसे कहा जाता है? दहिया। तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। फिर अगला देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो ये धारा 4 में है। तो इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर इज मैंशनड इन? तो सेक्शन 4 में है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यानी लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनावासियों के लिए
भूधृतीय आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो यह है वन अधिकार अधिनियम 2006। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंश्योर लैंड द लाइवहुड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेस्ट डिविलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। तो यह है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो हमने 50 क्वेश्चन देखे, तो 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।